चलिए चाय पर चर्चा में यानी कि हमारे कार्यक्रम में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बर्फबारी की। जी हां, बर्फबारी के बाद के खूबसूरत नजारे तो आपने खूब देखे होंगे, लेकिन आज आपको हम बर्फबारी होते हुए दिखाएंगे। आसमान से गिरते बर्फ के फाहों की ये तस्वीरें यकीनन आपका दिल खुश कर देंगी। देखिए, तस्वीरें उत्तराखंड से सामने आई हैं। देवभूमि के कई इलाकों में खूब बर्फबारी हुई है। आसमान से गिरती बर्फ की सुंदर तस्वीरें कैमरा में कैप्चर की गई हैं। चारों तरफ ऐसा नजारा है कि मानो सपनों के किसी शहर में आप पहुंच गए हो। तो देर किस बात की, चलिए हमारे साथ देवभूमि की सैर करते हैं। रिमझिम बारिश की फुहारें तो आपने बहुत देखी होंगी। आज बर्फबारी का ये अद्भुत नजारा देखिए। बेशक बर्फबारी का ये सुंदर मनोरम दृश्य किसी कवि की कल्पना का हिस्सा लगता है। यकीन जानिए, ये इसी तरह का है, हमारी आपकी दुनिया का ही हिस्सा है। हवा में तैरते बर्फ के ये फाहे मानो कुदरत की नेमत बनकर उत्तरकाशी के पहाड़ों पर मेहरबान हो रहे हैं। हर तरफ बर्फ की सफेदी छाई है। यमुनोत्री हो या गंगोत्री, हर तरफ बर्फ का राज है। स्नोफॉल के बीच सैलानियों की तो मानो लॉटरी निकल पड़ी है। और हो भी क्यों ना, ऐसे नजारों के बीच कोई भी खुशी से झूम उठेगा। यमुनोत्री का न्यूनतम तापमान -5 जबकि गंगोत्री का -2 दर्ज किया गया है। हालांकि लगातार बर्फबारी की वजह से कुछ दुश्वारियां भी पेश आ रही हैं। बर्फबारी की वजह से गंगोत्री नेशनल हाईवे जांगला, भेरोटी, धराली के पास बंद हो गया है। लिहाजा सीमा सड़क संगठन के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ आवाजाही दुरुस्त करने के काम में जुटे हुए हैं। छिटपुट समस्याओं के बावजूद इस स्नोफॉल ने सैलानियों, कारोबारियों के उत्साह में गजब की गर्मजोशी भर दी है। अब टिहरी का विहंगम दृश्य देखिए। इस अद्भुत नजारे का गवाह बनने के लिए यहाँ सैलानियों का हुजूम उमड़ पड़ा है। गिरते पारे के बीच कुछ एक इलाकों में लोग अलाव का सहारा लेते नजर आए। सैलानियों के लिए गुड न्यूज ये भी है कि अभी कुछ दिन पहाड़ों पर बर्फबारी की रंगत बनी रहेगी और बर्फ के गिरते फाहे इन वादियों में जन्नत का एहसास कराते रहेंगे। उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा, टिहरी गढ़वाल से कृष्ण गोविंद कंसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, पहाड़ों पर कुदरत ने बर्फबारी का गिफ्ट दिया तो सैलानियों के चेहरे खिल उठे। जो लोग मैदानी इलाकों में रहते हुए बर्फ देखने के लिए पहाड़ों का रुख कर रहे थे, वहां तो वादियों ने बर्फबारी के साथ उनका स्वागत किया है। लिहाजा बर्फबारी की खूबसूरती को देखने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी लगातार वहां पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड हो या फिर हिमाचल, जमकर बर्फबारी यहां पर हो रही है। शिमला और मनाली में पर्यटक खूब मौज मस्ती कर रहे हैं। खुश केवल सैलानी ही नहीं है बल्कि स्थानीय कारोबारी भी है, क्योंकि ये सर्दी का सीजन उनके कारोबार में गर्मी जो लेकर आया है। इस बीच मौसम विभाग ने शिमला और हिमाचल के कुछ इलाकों में भारी बर्फबारी का अनुमान जताया है। बर्फ की बदौलत मनाली का नजारा पूरी तरह बदल चुका है। सड़क पर बर्फ, छत पर बर्फ, पेड़ पहाड़ों पर बर्फ, हर जगह कुदरत ने सफेद चादर बिछा दिया है। ऐसा लग रहा है कि मनाली पर्यटकों को बुला रही है और उनका स्वागत कर रही है। अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले दिनों में मौसम और बदलने वाला है। बर्फबारी से पहाड़ सफेदी के चादर में लिपटे हुए हैं। दूर से देखने पर पूरा शहर सफेद नजर आ रहा है। बर्फ से सफेद हुए इस शहर की यही खूबसूरती सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। मनाली की अटल टनल टूरिस्टों से पटी पड़ी है। गाड़ियों की इस कतार को देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि मनाली की खूबसूरती को अपनी आंखों में कैद करने के लिए लोग किस कदर यहां उमड़ रहे हैं। बर्फबारी देखने मनाली पहुंचे पर्यटक जमकर मस्ती करते नजर आ रहे हैं। सेल्फी ले रहे हैं, बर्फ से खेल रहे हैं, तो कोई बर्फ पर कूद रहा है। सैलानियों के चेहरों पर खुशी है। मौज मस्ती का ये दौर अभी जारी रहने वाला है, क्योंकि हिमाचल में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में और ज्यादा बर्फबारी होने की उम्मीद है। अगले कुछ दिनों तक बारिश होने का अनुमान है। इसे लेकर जिला प्रशासन पहले से ही सतर्क हो गया है, जहां प्रशासन ने बारिश और बर्फबारी से निपटने के लिए तैयारी पूरी कर ली है।
टेम्परेचर बढ़ रहे हैं अभी ना, क्योंकि क्लाउड्स हैं तो मिनिमम टेम्परेचर थोड़े से बढ़ने शुरू हो गए, जैसे शिमला का भी 5 डिग्री आ गया है। लेकिन इससे होता है कि जो क्लाउड से दिन के टेम्परेचर कम हो रहे हैं तो मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर बढ़ रहे हैं और मैक्सिमम टेम्परेचर में कमी आ रही है, और आगे भी ये जो सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में जैसे मैंने कहा कि अगले करीब 1 वीक टाइम जो है मौसम खराब रहेगा तो मैक्सिमम टेम्परेचर में भी कमी आएगी। वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी ने नजारा भले ही खुशनुमा कर दिया हो, लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि बर्फबारी से ठंड ने शहरों के हालात बदल दिए हैं। ऐसे में बद्रीनाथ धाम, जो कुछ महीने पहले तक श्रद्धालुओं से गुलजार रहा, वहां के हालात को देखना किसी दिलचस्पी से कम नहीं। केदारनाथ धाम में एक बार फिर बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। पूरे इलाके में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी से धाम की छटा ज्यादा सुंदर दिख रही है। भले ही केदारनाथ धाम के कपाट इन दिनों बंद हैं और यहाँ किसी भी तरह की चहल पहल नहीं है, लेकिन यहाँ का नजारा देखकर किसी का भी दिल इसके दीदार के लिए मचल उठेगा। हेलीकॉप्टर से ली गई तस्वीरों में भी कुदरती सुंदरता का शानदार नजारा देखा जा सकता है। मंदिर के शिखर से लेकर शंकराचार्य की समाधि स्थल तक सब बर्फ से ढके हुए हैं। केदारनाथ पूरी तरह सफेद है। हर तरफ बर्फ की मोटी मोटी चादरें दिख रही हैं। इस धाम में बहने वाली मंदाकिनी नदी के बीच में भी बर्फ जम रही है। केदारनाथ में मौजूद होटल, धर्मशालाएं सब बर्फ से ढकी हुई हैं। इस महीने लगातार हो रही बर्फबारी से केदारनाथ धाम में 3 से 4 फीट के बीच बर्फ जमी है। शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, इस बर्फबारी ने ना कश्मीर की खूबसूरती को और निखार दिया है। कश्मीर के कई इलाकों में बर्फ गिर रही है और तस्वीरें ऐसी हैं कि जिन्हें देखकर मन से एक ही आवाज आती है, काश हम भी वहां चले जाते। और आज आपको हम कश्मीर के गुलमर्ग लिए चल रहे हैं। नवजोत से पूछते हैं कि नवजोत की मन से, दिल से ये आवाज आ रही है कि मैं भी चली जाऊं वहां पे। मेरे दिल से तो सालों से आवाज आ रही है। लग रहा है श्वेता सर्व कर रही है कि गुलमर्ग की तस्वीरें कैसी देखिए, आपको हम दिखाएंगे। आपको लगता है मेरी आवाज सुनकर कि मैं अभी गुलमर्ग के बारे में सोच भी सकती हूँ? चाहते नहीं। फिलहाल हम आपको बर्फबारी का नजारा दिखाते हैं, गुलमर्ग की तस्वीरें। बर्फबारी के बाद बड़ी संख्या में सैलानी वहां पहुंच रहे हैं और बर्फ के बीच जमकर मस्ती हो रही है। भले ही पारा गिरा हुआ हो, लेकिन कड़ाके की सर्दी और इन खूबसूरत तस्वीरों ने सबका मन मोह लिया है। आसमान से गिरे बर्फ के फुहारों ने जमीन पर डेरा डाला तो सैलानी कुदरत की इस बेपनाह खूबसूरती का दीदार करने उमड़ पड़े। जम्मू कश्मीर का ताज माने जाने वाले गुलमर्ग में पारा 0 से नीचे गोता लगा रहा है। ताजा बर्फबारी ने इसे धरती की जन्नत बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। हरे भरे पेड़ सफेद हो गए हैं। धरती पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। बर्फ से झकझक सफेद पहाड़ों ने भी पर्यटकों को बुलाना शुरू कर दिया है, तो दूर दूर से सैलानियों का काफिला गुलमर्ग की ओर चल पड़ा है। 3 दिन हो गए आए हुए और स्नोफॉल में मजा आ रहा है। यहाँ पे डरने जैसी कोई बात नहीं है और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। गुलमर्ग में बहुत ही खूबसूरत जगह है। इधर बर्फ भी बहुत है, बच्चे भी बहुत एंजॉय करते हैं और यहाँ की सारी चीजें बहुत अच्छी है। जिंदगी में एक बार कश्मीर आना चाहिए। गुलमर्ग पहुंचे पर्यटकों की खुशी का ठिकाना नहीं है। इस दिलकश नजारे को अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं। बर्फ पर मौज मस्ती कर रहे हैं। सबका कहना बस यही है कि धरती पर अगर कहीं जन्नत है तो यही है। लाइफ में मैं फर्स्ट टाइम कश्मीर आया हूँ और मैंने लोगों से सुना था कि भाई कश्मीर को जन्नत बोलते हैं, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे आया हूँ। गुलमर्ग में आज मेरा पहला दिन है। मैंने देखा बहुत ही बेहतरीन जगह है, माशाल्लाह माशाल्लाह। गुलमर्ग से करीब 1.5 घंटे की दूरी पर मौजूद श्रीनगर में भी हिमपात ने नजारा मनमोहक बना दिया। वीरवार से यहाँ जमकर बर्फबारी हो रही है। आसमान से गिरती बर्फ की रफ्तार इतनी तेज है कि जमीन पर बर्फ का अंबार लग गया है। सड़कों पर कई इंच बर्फ की चादर बिछ गई है। मकानों की छतें, सड़कें, गली कूचों तक बर्फ की चादर बिछ गई है। पेड़ पौधे बर्फ से ढक गए हैं। बर्फ ने कारों को, गाड़ियों को चारों ओर से लपेट लिया है। सब कुछ सफेद हो चुका है। भारी बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर दोनों ओर से यातायात रोक दी गई है। रामबन और बनिहाल के बीच आवागमन बंद कर दिया गया है। अगले कुछ दिनों तक जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में और भी बर्फबारी के आसार हैं, जिससे स्थानीय बाशिंदों की मुश्किलें थोड़ी बढ़ सकती हैं। भारी बर्फबारी के चलते करगिल का श्रीनगर और जम्मू से संपर्क टूट गया है, जिसके बाद सेना ने करगिल से श्रीनगर और जम्मू के लिए कुरियर सेवाओं की शुरुआत की है।
श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, कश्मीर में बर्फ गिर रही है, पारा लुढ़क रहा है, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। ऐसे में मौसम का सामना करने के लिए लोग अलग अलग उपाय कर रहे हैं। कश्मीर में सर्दी से बचने का पारंपरिक तरीका है कांगड़ी। शगुफ्ता, आप जानती हैं? मैं नहीं जानती हूँ, मैं बताने वाली हूँ ताकि आप भी जान सके और मैं भी जान जाऊँ। देखिए, भले ही बदलते वक्त के साथ सर्दी से बचाव के कई उपकरण मार्केट में उपलब्ध हैं, लेकिन सर्दियों में कश्मीर के रक्षा कवच की अहमियत कम बिल्कुल नहीं हुई। लिहाजा सर्दी के सीजन में कांगड़ी डिमांड में आ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है। केवल कश्मीर ही नहीं, देश के कई हिस्सों में कांगड़ी सर्दी से बचाव का सहारा बनती है। धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला कश्मीर इन दिनों कुदरत की सफेद चादर से ढका हुआ है। शीतलहर के झोंके और बरसती बर्फ यहाँ के लोगों के हाथ पैर सुन्न कर रही है। ऐसे में सर्दी से बचने के लिए लोग तरह तरह के तरीके आजमा रहे हैं, लेकिन तमाम तरह के तरीकों के बावजूद आज भी कश्मीर के लोग पारंपरिक कांगड़ी पर ही सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। इन सर्द रातों में ये कांगड़ी ही है जो लोगों को गर्माहट दे रही है। तरह तरह के रूम हीटर्स और इलेक्ट्रॉनिक आइटम होने के बावजूद कश्मीर में कांगड़ी का इस्तेमाल कम नहीं हुआ है और इन दिनों तो इसकी मांग काफी बढ़ गई है। ये पुराना रिवाज है कांगड़ी का। इसमें मतलब कोयले वगैरह डाल के, आग इसमें डाल के तो आदमी अपने साथ रखता है, तो थोड़ा सा इंसान गर्म हो जाता है, क्योंकि आजकल सर्दी का मौसम है। ये पुराना रिवाज जो है ये बहुत अच्छा रिवाज है। असल में कांगड़ी सिर्फ मिट्टी से बना एक बर्तन भर नहीं है, बल्कि ये कश्मीर की पहचान और वजूद का एक हिस्सा है। इसमें लगे मिट्टी के कटोरे को कुम्हार तैयार करता है, फिर उसे आग पर सेका जाता है। इसके बाद कारीगर इसे अपने हिसाब से सजाते हैं। ये सजावट ही इसकी कीमत तय करती है। बहुत जोर से बहुत बर्फ पड़ी हुई है और यहाँ पे बड़ी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, इसलिए हमें कांगड़ी हमारा एक सहारा है। और ये बहुत अधिक बात है कि आज जो कांगड़ी की सेल लगाई है वो भी आधे रेट पे सेल लगाई हुई है। यहाँ साल में जाके 300 की कांगड़ी वो 150 में दे रहे हैं। असल में कश्मीरी हस्तशिल्प कला का नायाब उदाहरण कांगड़ी को ही माना जाता है। ये जम्मू कश्मीर के पुंछ, बांदीपुरा और कुलगाम समेत कई जिलों में बनाई जाती है। इन पर की गई कारीगरी बता देती है कि कश्मीर के किस हिस्से में इसे तैयार किया गया है। इतने जतन के बाद कांगड़ी तैयार होती है, जिसमें अंगारों को पनाह मिलती है। कांगड़ी का दायरा कश्मीर तक ही सीमित नहीं है। बिना बिजली का ये हीटर आपको दिल्ली, पंजाब और हिमाचल समेत हिंदुस्तान के कई इलाकों में देखने को मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब मौसम का सियासी रंग आपको दिखाते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा घाटी पहुंच चुकी है और इस दौरान आज वो कठुआ में अपने समर्थकों के साथ मार्च करते नजर आए। खास बात यह है कि घाटी की सर्द फिजाओं में राहुल गांधी का नया लुक अब देखने को मिल रहा है। अब तक पूरी दुनिया यात्रा में राहुल गांधी को टी शर्ट में देख रही थी, लेकिन कश्मीर एंटर होते ही उन्होंने रेनकोट धारण कर लिया है। पहले लोगों ने इसे जैकेट समझा और इस पर चर्चा शुरू कर दी, लेकिन हद तो तब हो गई जब कांग्रेस नेताओं ने बाकायदा इस पर सफाई देना शुरू कर दिया और कहा कि राहुल गांधी ने जैकेट नहीं रेनकोट पहना है। अब इस सफाई पर नया शगुफा छिड़ गया है। लोग कह रहे राहुल गांधी को सर्दी से नहीं बारिश से डर लगता है। और अब बात कर लेते हैं आस्था के मेले में हाईटेक निगरानी की। प्रयागराज के माघ मेले में मौनी अमावस्या पर पवित्र स्नान के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे और इस महास्नान के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही है। सुविधा और सुरक्षा दोनों का खास ख्याल रखा जा रहा है। मेले की हाईटेक निगरानी के पुलिस कर्मियों को बॉडी वार्मिंग कैमरे दिए गए हैं। जी हाँ, देखिए, इन कैमरों की सहायता से पुलिसकर्मी पूरे इलाके की लाइव निगरानी करेंगे। इस गैजेट के इस्तेमाल के लिए पुलिसकर्मियों को स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है और मेले से लेकर रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड तक 36 जगहों पर 72 पुलिसकर्मियों के साथ बॉडी में ये कैमरा अटैच्ड होगा। प्रयागराज में संगम तट पर आस्था का माघ मेला चल रहा है। लाखों की तादाद में श्रद्धालु इसमें शिरकत करने पहुंच रहे हैं। आस्था और भक्ति के इस मेले में लोगों की सुरक्षा और सुविधा के लिए कई कदम उठाए गए हैं।
इन पुलिसकर्मी के पास आप जिस गैजेट को देख रहे हैं, ये कोई आम गैजेट नहीं है। ये बॉडी वॉर्न कैमरा है, जिसे पुलिसकर्मी अपनी वर्दी पर धारण करते हैं और ये कैमरे सीधे कंट्रोल रूम से जुड़े होते हैं। माघ मेले में पहली बार इस गैजेट के इस्तेमाल से हाईटेक निगरानी की जा रही है। मेले में आसन्न पर्वों को दृष्टिगत रखते हुए बॉडी वॉर्न कैमरेज को भी इंट्रोड्यूस किया गया है और ये माघ मेले में पहली बार ये प्रयोग किया गया है। सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन कैमरों के अलावा ये बॉडी वॉर्न कैमरे हम लोगों ने लगभग 80 की संख्या में माघ मेले क्षेत्र के जो इम्पोर्टेंट स्पॉट्स हैं, इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं, जिनमें पार्किंग प्लेसेस हैं, वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, जो हमारे पीपे के पुल हैं, इनमें और कुछ इम्पोर्टेंट स्थानों पर हम लोगों ने इनका व्यवस्थापन किया है। करीब 650 हेक्टेयर में लगे इस माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन लाखों श्रद्धालु स्नान करेंगे। माघ मेले में कुल 13 थाने और 38 पुलिस चौकियां बनाई गई हैं। मेले में सुरक्षा व्यवस्था के लिए 2 एसपी, 3 एसएसपी, 9 सीओ और 5000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। 2 पालियों में हम लोगों ने ड्यूटियां लगाई हैं। जो हमारा इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर है, वहां पर लगातार इन बॉडी वॉर्न कैमरों से फीड ली जा रही है और एक नया उद्देश्य ये है कि हमारा जो मेला है सकुशल और निर्विघ्न संपन्न हो। मेले की हर गतिविधि पर लाइव नजर रखने के लिए 36 स्पॉट चिन्हित किए गए हैं, जहां बॉडी वॉर्न कैमरा से लैस 72 पुलिसकर्मी 24 घंटे तैनात रहेंगे। आज से लेकर 22 जनवरी तक पुलिस की स्पेशल टीम 2 शिफ्ट में ड्यूटी पर तैनात रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एनएसजी कमांडो का नाम सुनते ही जहन में खास किस्म की छवि उभरती है, जिसमें हथियारों से लैस हमेशा चौकस रहने वाले शख्स का ही अक्स नजर आता है। लेकिन आज जिस एनएसजी कमांडो का जिक्र हम करने वाले हैं, कहीं कि जिनसे हम आपको मिलवाने वाले हैं, उनका अंदाज थोड़ा अलग है। बिल्कुल, ये कमांडो हथियारों को चलाने और दुश्मन को मात देने में तो माहिर है ही, लेकिन ये ब्रश के भी जादूगर है। जी हाँ, ये दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देना भी जानते हैं और जिंदगी के कैनवस पर रंग भरने का हुनर भी इन्हें बखूबी आता है। मजबूत शरीर, बेजोड़ इरादे और लोगों की जान बचाने का जज्बा, ऐसे होते हैं भारत की सबसे भरोसेमंद और सबसे खूंखार फोर्स एनएसजी के जवान, यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। जब एनएसजी कमांडोज की बात होती है तो हमारे दिमाग में सिर से लेकर पांव तक काले कपड़ों में लिपटे, हाथों में बंदूक, पीठ पर हथियार और गोला बारूद से भरा बैग लिए जवानों की तस्वीर उभर आती है। लेकिन जब बंदूक पकड़ने वाले हाथ में पेंटिंग ब्रश आ जाए तो तस्वीर कुछ ऐसी उभरती है। इनसे मिलिए, ये हैं एनएसजी कमांडो कमल कुमार, जिनके हाथ में आपको फिलहाल बंदूक नहीं, पेंटिंग ब्रश नजर आएगा। जिस फुर्ती से ये दुश्मन के सीने में गोलियां उतारते हैं, उसी फुर्ती से और खूबसूरती से कमल कैनवस पर रंग भी भरते हैं। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ड्यूटी है, तो इससे मैं अपनी कंट्री की सेवा कर रहा हूँ और जो बाकी मेरा आर्ट का है, ये मेरी बिल्कुल पर्सनल हॉबी है और ये बाई चांस मेरे को लगा पता कि मैं एक आर्ट कर सकता हूँ। कुछ एक स्कल्पचर्स बनाए थे तो उसमें मेरे को बहुत सराहा गया मेरे वर्क। कमल ने अब तक कई पेंटिंग्स बनाई है। पीएम मोदी से लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तक, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर दूसरे बड़े नेताओं की भी ये पेंटिंग बना चुके हैं। पेंटिंग कमल का पैशन है और ख्वाहिश है कि एक दिन पीएम मोदी को अपनी बनाई पेंटिंग भेंट कर सके। 2 साल से मन में है कि शायद कभी मोदी जी तक मैं पहुंच पाऊं और आदरणीय प्रधानमंत्री शायद इस काबिल समझे इस आर्ट को और कोई मुझे वहां तक पहुंचा दे तो मैं उनको दे पाऊं। ना कोई गुरु, ना कोई सिखाने वाला, कमल ने ये कला खुद सीखी है। कमल की बनाई गई पेंटिंग्स आज उनकी काबिलियत की कहानी खुद बयां कर रही हैं। वर्क और पैशन का इससे अच्छा बैलेंस का उदाहरण नहीं मिल सकता है जैसा कमल जी ने दिखाया है। ये तमाम पेंटिंग्स ऐसी हैं मानो बोल उठेंगी, वो भी तब जब वर्क प्रोफाइल ऐसा हो कि कमर तोड़ मेहनत भी करनी पड़े।
कैमरा पर्सन मदन के साथ गुड न्यूज टुडे के लिए दिल्ली से अभिषेक आनंद। चलिए रुक करते हैं कश्मीर का। कहते हैं कि कामयाबी के लिए सपने देखना जरूरी होता है और सपनों को पूरा करने के लिए जुनून और जज्बा होना भी उतना ही जरूरी है। कुछ ऐसे हैं श्रीनगर के गांव के एक नौजवान की कहानी। यकीन मानिए बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। सादिक हुसैन इनका नाम है। सादिक हुसैन ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक तरफ गरीबी से लड़ाई लड़ी तो फाइन आर्ट्स की कला सीखने के लिए लगन और मेहनत से कभी पीछे नहीं हटे। आज उनकी बनाई हुई पेंटिंग्स काफी पसंद की जा रही हैं। सपनों को साकार करने के लिए जुनून का जितना होना जरूरी है उतना ही जरूरी है कोशिश का सही दिशा में होना। श्रीनगर के छोटे से गांव में रहने वाले सादिक हुसैन ने अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी लगन से मेहनत ही नहीं की बल्कि जोश और जज्बे को भी बरकरार रखा। तभी तो आज देश ही नहीं विदेशों तक उनका नाम रोशन हो रहा है। सादिक के लिए अपने पैशन को पूरा करना इतना आसान भी नहीं था। एक तो वो छोटे से गांव में रहते हैं, उस पर से गरीबी उनका रास्ता रोकने के लिए तैयार थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो कर दिखाया जिसे उन्होंने अपने दिल में संजोया था। जो साइन बोर्ड पेंटर्स होते हैं मागाम में, उनसे मैंने थोड़ी सी बेसिक ट्रेनिंग ली थी। वहाँ से मैं जाता था, उनके पास साइन बोर्ड्स बनाता था, बैनर्स बनाता था। उस वजह से उससे भी मुझे काफ़ी हद तक हेल्प मिल गई थी। तो साथ साथ में कमर्शियली काम होता तो कुछ पैसे भी मिल रहे थे। उन पैसों से मैंने फिर एजुकेशन अपनी जारी रखी। सादिक ने जब अपनी पेंटिंग और फाइन आर्ट्स की पढ़ाई शुरू की तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि एक तो उनको अपने गांव से पढ़ाई के लिए श्रीनगर आना पड़ता था। यही नहीं, फाइन आर्ट्स के सामान भी काफी महंगे थे। जो घरेलू कंडीशंस थी, हालात थे मेरे, तो वो थोड़े वीक चल रहे थे उन दिनों। तो उसके लिए फीस वगैरह जो मुझे फेयर देनी पड़ती थी वहाँ मागाम से लेके राजबाग आने तक टाइम, तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए। सादिक को उनके टैलेंट के लिए कई बार पुरस्कार से नवाजा भी गया है। उनके पेंटिंग्स की चर्चा भी चारों ओर हो रही है, जिनकी वजह से अब उनका जीवन आसान हो चला है। इसलिए सादिक पूरे मन से अपने जज्बातों और नजरिए को ब्रश के सहारे कैनवास पर उतारने में कोई कंजूसी नहीं बरत रहे हैं और लोग भी उनकी इस कला की तारीफ करते नहीं थक रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपको गुजरात की सूरत लिए चलते हैं। पूरी दुनिया में सूरत डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। डायमंड की कटिंग और पॉलिशिंग की बात हो तो सूरत का लोहा पूरी दुनिया मानती है और इन दिनों सूरत में डायमंड और सोने चांदी की ज्वेलरी खूब चमक रही है। बिल्कुल, आपको बता दें दरअसल शादी सीजन में ज्वेलरी की डिमांड बढ़ गई है। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो शादी ब्याह के मौके को खास बनाए और उसमें चमक बिखेरने के लिए शादी के सीजन में लोग जमकर ज्वेलरी की खरीदारी कर रहे हैं। हीरे की चमक, सोने की दमक और ज्वेलरी के व्यापारियों के चेहरे पर चमकती चांदी सी ये रौनक 2 साल के बाद लौटी है। कोरोना की वजह से 2 साल तो आभूषणों का व्यापार पूरी तरह ठप रहा, लेकिन धीरे धीरे बाजार में बिक्री ने रफ्तार पकड़ ली है। शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, लिहाजा ज्वेलरी बाजार में ग्राहकों की चहल पहल बढ़ गई है। ये तस्वीरें सूरत की हैं, जहां लोग हीरे, सोने, चांदी से बने आभूषणों की खरीदारी करते दिखाई दे रहे हैं। खरीदारों का कहना है कि कीमतें ज्यादा हैं, लेकिन शादी ब्याह का मौका खास होता है। ऐसे में डायमंड की ज्वेलरी हो या फिर सोने की, चमक तो बिखरेगी ही। अभी हमारे घर पे शादी है तो ऑब्वियसली फेस्टिवल स्टार्ट हो रहे हैं, फंक्शन स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसकी वजह से गोल्ड तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि देना भी होता है और लेना भी होता है। अभी प्राइस तो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, लेकिन क्या करें, अभी फंक्शन है तो गोल्ड लेना पड़ेगा। और वैसे एक रीत से वो इंडियन की जरूरत होती है कि कोई भी फंक्शन हो, खास करके जब भी मैरिज हो तो गोल्ड लेना ही पड़ेगा। कोरोना की वजह से 2 साल के बाद बाजारों में लौटी ये रौनक आभूषण व्यापारियों के लिए खुशी की सौगात से कम नहीं। महंगाई होने के बावजूद लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं।
प्री कोरोना और आफ्टर कोरोना में आई थिंक 100% जितना बढ़ गया है। और न तो वो रेट देखते हैं न ग्रामेज देखते हैं, सिर्फ पूरा डिजाइनिंग पे फोकस रहता है। वैसे देखा जाए तो कोरोना के बाद लोगों को गोल्ड पे भरोसा बहुत बढ़ गया है। गोल्ड एक करेंसी के रूप में जो सालों से चलता आ रहा है, उसमें लोगों के भरोसे को बढ़ावा मिला है कोरोना के बाद। हीरे के कारोबार के लिए मशहूर सूरत के आभूषण कारोबारियों को उम्मीद है कि कोरोना काल के दौरान उन्हें जो घाटा सहना पड़ा उसकी भरपाई वो जल्द ही पूरी कर लेंगे। देखिए, वो कहते हैं ना कि जीवन तो चलने का नाम है, चलते रहो सुबह शाम। तो जीवन के इस नियम का सम्मान करते हुए हम भी चलते हैं और सोमवार को मिलने का वादा करते हैं। मैं मंगलवार को मिलूंगी। जिंदगी को रिफ्रेश करना जरूरी है और हमें तो लगता है कि वीकेंड जिंदगी का एक रिफ्रेश बटन सा है, तो दबा दीजिए उसको और आप भी अपनी जिंदगी के रिफ्रेश बटन को ऑन कर दीजिए। अब जैसे मौसम विभाग ने तो कह दिया है कि भाई इस वीकेंड शीतलहर नहीं होगी, गुनगुनी धूप होगी, तो एक छोटा सा आइडिया है, चाय भी पीजिएगा, संतरे भी खाइएगा और हमें मिस भी कीजिएगा। मंडे को चाय पर मुलाकात होती है।